Hello students. So this is the 8th video on the economics 7th chapter of economics, that is national income. In this video we are going to learn about the practical difficulties of national income. Already we are done with the meaning and introduction of national income, the circular flow of income, features of national income, and methods of calculating a national income such as output method, income method, expenditure method. And in the last video we are done with the theoretical difficulties of national. हमने देखा कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना कोई आसान बात नहीं है, किसी एक का काम नहीं है. नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए एक बहुत बड़ी टीम चाहिए, एक कमिटी चाहिए. तो हमने देखा एनआईसी और सीएसओ, ये दो कमिटी है जो गवर्नमेंट ने 1949 में एनआईसी को सेटअप किया ताकि नेशनल इनकम को एस्टिमेशन हम प्रॉपर दे सकें, और नेशनल इनकम से जुड़ी हुई हर एक बातें ये टीम जो है रिप्रेजेंट करती है एवरी ईयर. तो नेशनल इनकम कैलकुलेट करना मतलब पूरी कंट्री का इनकम कैलकुलेट करना, और पूरी कंट्री का इनकम कैलकुलेट करने में बहुत सारे दिक्कतें, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ सकती है. तो हमने देखा थियोरेटिकल डिफिकल्टीज, इसके पहले हमने देखा थियोरेटिकल डिफिकल्टीज. अब हम देखेंगे प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज. मतलब प्रैक्टिकली जब हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने जाएंगे तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है. आइए हम देखते हैं. जब हम डेटा को कलेक्ट करने जाएंगे नेशनल इनकम के लिए तो वी कैन फेस मेनी डिफिकल्टीज. जैसे कि सबसे पहला डिफिकल्टीज है प्रैक्टिकल में प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग. ऑलरेडी ये बातें हमने आउटपुट मेथड में डिस्कस कर चुके हैं कि सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को ही कैलकुलेट करना है, लेकिन कुछ गुड्स ऐसे जो है वो डिफरेंट सीक्वेंस से, डिफरेंट स्टेजेस से गुजरते हैं, उसकी दो बार काउंटिंग हो जाती है, तीन बार काउंटिंग हो जाती है. मैं आपको एक एग्जांपल से आप समझाता हूं. देखिए, मान लो कि हमें चॉकलेट बनाना है. क्या बनाना है? हमें बनाना है चॉकलेट, और चॉकलेट का प्रोडक्शन जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, वहां से इनकम जनरेट होता है, इसलिए उसको हमें नेशनल इनकम में कैलकुलेट करना है. तो हमें बनाना है चॉकलेट की वैल्यू को कैलकुलेट करना है. लेकिन चॉकलेट बनाने के लिए ज्यादा करके तीन चीजें तो बहुत जरूरी है. जैसे सबसे पहला, चॉकलेट बनाने के लिए मिल्क की जरूरत है, और चॉकलेट में कोको का यूज होता है, और शुगर. अब ये तीनों जो है ऑलरेडी ये जो गुड्स है इनकी ऑलरेडी वैल्यू कैलकुलेट हो गई रहेगी. मान लो कि मिल्क की प्राइस 50 रुपीज है, कोको का प्राइस 20 रुपीज है, और शुगर का प्राइस 50 रुपीज है. तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 120 रुपीज. तो चॉकलेट का प्राइस 120 रुपीज कैलकुलेट करना है. अगर हम हर बार मान लो कि मिल्क 50 का और कोको 20 का और शुगर 50 का, तो टोटल 120 होता है. लेकिन अगर हम इसको अलग अलग कैलकुलेट करें, मिल्क को अलग, कोको को अलग, शुगर को अलग, तो उसकी वैल्यूज में हमें डिफिकल्टीज देखना पड़ सकता है. दो बार उसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि सिर्फ मिल्क अगर मार्केट में बिकेगा 50 रुपीज में और कोको जो है 20 रुपीज में, तो इन दोनों की वैल्यू को 70 रुपीज और शुगर का 120 रुपीज, और ये 120 रुपीज ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुका है नेशनल इनकम में, क्योंकि मिल्क, कोको और शुगर ये तीनों ऑलरेडी फाइनल गुड्स है. लेकिन मार्केट में जब चॉकलेट जब अलग से बिकने गया तो चॉकलेट की भी वैल्यू को हम कैलकुलेट कर लिए. हो गया ना डबल काउंटिंग, दो बार हमने काउंट कर लिया. मतलब ऑलरेडी मिल्क प्रोड्यूस्ड गुड्स है, कोको भी प्रोड्यूस्ड है, शुगर जो है भी फैक्ट्री में बनकर निकला है. तो ये तीनों जो है, तीनों की वैल्यू ऑलरेडी नेशनल इनकम में इंक्लूडेड है. लेकिन इन तीनों का इस्तेमाल करके चॉकलेट भी बनाया गया. मतलब यहां पे दो गुड्स बन गया, चॉकलेट भी बन गया और ये तीनों भी बन गया. तो इन तीनों का 120 अलग और चॉकलेट का 120 अलग. मतलब यहां पे हो गया डबल काउंटिंग, लेकिन एक्चुअली सिंगल काउंटिंग होना चाहिए. ये डबल काउंटिंग एक बहुत बड़ा डिफिकल्टीज है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए. तो सबसे पहला प्रॉब्लम है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग. देखिए यहां पे क्या लिखा है, द ग्रेटेस्ट डिफिकल्टीज in calculating a national income is double counting.
It arises from the failure of distinguish property between the final and intermediate product. For example, flour used by bakery is an intermediate product for an household in the final product. देखो फ्लोर आटा जो है वो बेकरी के लिए एक इंटरमीडिएट गुड्स है, लेकिन हाउस होल्ड के लिए फाइनल गुड्स है। आटे से हम रोटी बना के खाते हैं, लेकिन बेकरी वाले आटे से ब्रेड बनाकर बेचते हैं। तो आटे की भी वैल्यू नेशनल इनकम में कैलकुलेट हो जाती है और ब्रेड की भी वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है। तो ये एक डिफिकल्टीज है। सेकंड है एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन मोनेटाइज्ड सेक्टर। अभी भी कंट्री में कहीं कहीं पे बार्टर सिस्टम चलता है। बार्टर सिस्टम मींस वेयर गुड्स आर एक्सचेंज फॉर अदर गुड्स। जब एक चीज को एक्सचेंज करने के लिए हम पैसों में नहीं बल्कि दूसरी चीजों से एक्सचेंज करते हैं, तो यहां पे पैसे का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जहां पे पैसे का इन्वॉल्वमेंट नहीं है उसकी वैल्यू को क्या कैलकुलेट करोगे? वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करें? क्योंकि नेशनल इनकम को हम इन टर्म्स ऑफ मनी कैलकुलेट करते हैं। हमने फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम देखा कि इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ मनी बिकॉज मॉडर्न इकोनॉमी रन विद द मनी। तो इसीलिए कुछ कुछ ऐसे नॉन मोनेटाइज सेक्टर्स हैं जो प्रोडक्शन किया हुआ गुड्स है वो हम बेच देते हैं दूसरे गुड्स के बदले, बट बीच में मनी तो इन्वॉल्व है ही नहीं, तो उन चीजों को भी कैलकुलेट करना मुश्किल है। देखो, in agriculture, still being in nature of subsistence farming, a major part of production is partly exchanged for other goods and services. It is excluded while calculating a national income. Actually वो include होना चाहिए क्योंकि वो goods and services produce हो रही है, लेकिन actually वो पैसों में नहीं exchange हुआ, तो ये एक difficulties है। Next है inadequate and unreliable data। मान लो कि जब IT की टीम, नेशनल इनकम कैलकुलेट करने की टीम जब हर बिजनेसमैन से पूछने गई कि आपका इनकम क्या है, तो कुछ कुछ बिजनेसमैन जो है वो पूरे साल भर का, अगर मान लो कि 20 लाख का उनका इनकम है, तो वो लोग 2 लाख का ही अकाउंट का इंफॉर्मेशन देते। इनएडिक्वेट डेटा या फिर अनरिलायबल डेटा, इनकम्प्लीट डेटा जो है वो पूरी तरह से नहीं रखते क्योंकि उनको टैक्स देना पड़ेगा। तो पूरा डेटा ना देने की वजह से, पूरी इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से जो इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आती है वो बहुत कम आती है, बहुत इनएडिक्वेट होती है, इनकम्प्लीट होती है। और स्पेशली वो लोग जिनको पढ़ना लिखना आता ही नहीं है, जैसे कि क्रॉप्स, फार्मर, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, ये सारे स्मॉल एंटरप्राइजेस है, इसीलिए ये लोग बुक ऑफ अकाउंट ज्यादा मेंटेन नहीं करते, आर नॉट अवेलेबल इन द डेवलपिंग कंट्री। तो देखो, इनके पास करेक्ट डेटा नहीं होता प्रोडक्शन का। Beside this data, unearned income, consumption and investment expenditure of rural and urban population not available. तो रूरल पॉपुलेशन, मोस्ट ऑफ गांव एरिया में डेटा अवेलेबल नहीं होता और इसीलिए हम प्रॉपरली नेशनल इनकम को कैलकुलेट नहीं कर पाते। नेक्स्ट डिफिकल्टी है डेप्रिसिएशन। हमने देखा कि नेशनल इनकम में से नेट एग्रीगेट वैल्यू को कैलकुलेट करना है, मतलब हमें उसमें से ग्रॉस नेशनल इनकम में से डेप्रिसिएशन लेस करना है। लेकिन डेप्रिसिएशन की वैल्यू एक स्टैंडर्ड मेथड, आज तक कोई भी स्टैंडर्ड मेथड नहीं है कि डेप्रिसिएशन एक्चुअली में होना कितना चाहिए। तो डेप्रिसिएशन को हमें लेस करना है नेशनल इनकम में से। अगर हम लेस नहीं करेंगे तो कंट्री के अंदर जो कैपिटल असेट्स है उसका वियर एंड टियर अगर हम डिडक्ट नहीं करेंगे तो ये एक प्रॉब्लम है, फेक डेटा हमें दिखेगा। Depreciation refers to a wear and tear of capital assets due to their use in the process of production। तो प्रोडक्शन के प्रोसेस में हमने देखा कि मशीन यूज होती है, लैंड यूज होता है, बिल्डिंग यूज होता है, और ये सारे कैपिटल असेट्स जो है वो परमानेंट नहीं है, वो उसके असेट के अंदर वैल्यू के अंदर कमी आती है, इसीलिए हमें डेप्रिसिएशन डिडक्ट करना है। लेकिन देयर आर नो यूनिफॉर्म और कॉमन एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन एप्लीकेबल टू द वेरियस कैपिटल असेट्स। तो हर कैपिटल एसेट्स पे कौन सा रेट लगाना है डेप्रिसिएशन का, इसका कोई भी स्टैंडर्ड रेट अभी तक आया नहीं है। हेंस इट इज डिफिकल्ट टू मेक करेक्ट डिडक्शन फॉर द डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन का करेक्ट डिडक्शन करना मुश्किल है। कैपिटल गेन और लॉस, मान लो कि आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी 10 लाख की और वो 10 लाख की प्रॉपर्टी जब नेशनल इनकम वाले कैलकुलेट करने आए तो 10 लाख दिख रही थी, लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर उसकी वैल्यू 15 लाख हो गई। क्या हुआ ऐसा कि 15 लाख? हो सकता है कि उस पर्टिकुलर जगह की वैल्यू बढ़ गई है या फिर उसका डिमांड बढ़ गया है।
तो वहां पे इसको हम कहते हैं कैपिटल गेन। 10 लाख की चीज आपकी 15 लाख की होगी, मतलब 5 लाख रुपए इनकम आपको ऐसी बैठे बैठे मिल रहा है, लेकिन वो 5 लाख इनकम गवर्नमेंट के नजर में नहीं है। कैपिटल गेन या फिर कैपिटल लॉस इसको कहते हैं हम। ये जो रेट बढ़ गया 10 से 15 हो गया, 5 लाख एक्स्ट्रा इज अ कैपिटल गेन और 5 लाख कम इज अ कैपिटल लॉस। तो ये गेन और लॉस को कैलकुलेट करना नेशनल इनकम की टीम के लिए बहुत डिफिकल्टीज है। इलिटरेसी एंड इग्नोरेंस, बहुत सारे लोग बहुत सारे पैसे कमाते हैं लेकिन वो इलिटरेट है, इग्नोर भी करते हैं। अनपढ़ गवार और जो पढ़े लिखे नहीं है वो लोग भी करोड़ों रुपए कमाते हैं, लेकिन उनके पास उनको पता नहीं कि अकाउंट्स को मेंटेन कैसे करना है, हिसाब किताब कैसे रखना है। तो ये हिसाब किताब नेशनल इनकम को नहीं मिल पाता, उनकी टीम को नहीं मिल पाता, इसीलिए कैलकुलेशन में डिफिकल्टीज होती है। दे कैन नॉट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वांटिटी और वैल्यू ऑफ देयर आउटपुट प्रोड्यूस्ड। एंड अब इंडिया की जो पॉपुलेशन है, कंट्री की जो पॉपुलेशन है, वो वर्किंग और नॉन वर्किंग में डिवाइड करना बहुत मुश्किल है। और स्पेशली वो लोग जो कुछ साल के कुछ महीने दूसरा काम करते हैं और साल के कुछ महीने दूसरा काम करते हैं, अलग अलग काम। जैसे फार्मर्स की अगर हम देखें, फार्मर्स 4 महीने के लिए खेती करते हैं, बाकी 8 महीने उनका ऑफ सीजन होता है, तो वो दूसरा काम करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट के नजर में तो सिर्फ उनका फार्मिंग ही दिखता है, लेकिन अदर सेक्टर्स में भी वो लोग काम करते हैं, वो कैलकुलेट नहीं होता। तो बहुत डिफिकल्ट है नेशनल इनकम की टीम को ये कैलकुलेट करना, ये देखना कि जो वर्किंग पॉपुलेशन है और नॉन वर्किंग पॉपुलेशन है वो कैसे है डिवाइडेड, और उसको डिवाइड करना बहुत मुश्किल है। मेनी फार्मर्स इन इंडिया आर नॉट एंगेज इन एग्रीकल्चर अराउंड द ईयर। बहुत सारे खेती वाले फार्मर पूरे साल भर तो खेती नहीं करते। ऑफ सीजन में दे एंगेज देमसेल्फ इन अल्टरनेटिव ऑक्यूपेशन। लिखा है ना कि ऑफ सीजन में वो दूसरे ऑक्यूपेशन, बैंड बाजा बजाने जाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन वो इनकम कैलकुलेट नहीं होता क्योंकि गवर्नमेंट के नजर में वो सिर्फ एक फार्मर है, एक खेती करने वाला है। और लास्ट वाला है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। तो कुछ स्टॉक्स जो पड़े हुए होते हैं, मान लो कि नेशनल इनकम में हमने स्टॉक की वैल्यू कैलकुलेट की है, गुड्स प्रोड्यूस हो गया, अब वो स्टॉक की वैल्यू कितनी होगी, जब बना था तब उसकी वैल्यू कितनी थी, और आज जो स्टॉक बनकर रेडी है, बेचने के लिए रेडी है, लेकिन वो पड़ा हुआ है, आज नहीं तो कल बिकेगा, लेकिन उसकी वैल्यू को तो कैलकुलेट करना है ना। लेकिन कितना वैल्यू कैलकुलेट करें, क्योंकि रखा हुआ स्टॉक को हम परख नहीं सकते कि उसकी वैल्यू क्या होगी। तो स्टॉक को भी कैलकुलेट करना काफी मुश्किल है, और स्पेशली वो गुड्स जो इंटरमीडिएट गुड्स है, सेमी फिनिश गुड्स है, उनको कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब वो फिनिश स्टॉक बनता है और फिनिश स्टॉक बनने के बाद जब वो बिकता है तब एक्चुअली उसकी वैल्यू पता चलती है हमें। तो ये सारे डिफिकल्टीज है, प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। अब इस चैप्टर में एक लास्ट कॉन्सेप्ट बचा है, वो है इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम, जो हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।